नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। किस्सा कश्मीर का या फिर कश्मीर इन ब्लैक एंड व्हाइट। कश्मीर का पूरा इतिहास आपको सुना रहा हूं। जैनुल आबदीन के बारे में बताया था और उसके बाद डिस्कस किया था थोड़ा सा कश्मीर में जो सूफी इस्लाम आया, जो सूफिज्म आया, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। आज जैनुल आबदीन के बाद की कहानी। हमारी भोजपुरी में एक कहावत कही जाती है, जे केहू से ना हारे वो अपने जन्मले से हारे। जो किसी से नहीं हारता है वो अपने बच्चों से हार जाता है कई बार। दूसरा ये होता है कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप शासक रहेंगे। जो रूल था उस जमाने का, तो जिस शासक की, जिस सुल्तान की लंबी उम्र हो जाती थी उसके लिए अपनी मुश्किलात पैदा हो जाती थी। जैनुल आबदीन को बड़ी लंबी जिंदगी मिली थी और जैनुल आबदीन कश्मीर के इतिहास का एक शानदार बादशाह है। उसके दौर में हिंदू मुसलमान सबको साथ रखा गया, ट्रांसलेशंस कराए गए, महाभारत वगैरह के ट्रांसलेशंस कराए गए, फारसी के ट्रांसलेशन जो हैं वो संस्कृत में आए, संस्कृत के ट्रांसलेशन फारसी में आए। कश्मीर एक बेहद खूबसूरत जगह बन गई। वहां पर जो हैंडीक्राफ्ट है उसको बढ़ावा मिला, एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिला और उसका पीरियड कश्मीर में गोल्डन पीरियड की तरह माना जाता है। जिस दौर में सिकंदर बुतशिकन यानी अपने बाप के दौर की जो क्रूरता थी, उस क्रूरता को खत्म करके उसने हिंदू और मुसलमानों के बीच में बराबरी और एकता स्थापित की, अपने दरबार के अंदर हिंदुओं को जगह दी। ये सब मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं। लेकिन बादशाह कितना भी महान हो उसका भी अंत आता है, बूढ़ा होता है। कई बार ऐसे बादशाह भी होते हैं जिनको लगता है कि बस हमारा वक्त तो कभी खत्म नहीं होगा। आजकल भी होते हैं। वो शेर है ना, वो एक शख्स जो तुमसे पहले यहां तख्त नशी था, उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो कई बार सत्ता में बैठे हुए लोग खुद को खुदा समझने लगते हैं। हालांकि जैनुल आबदीन उनमें से नहीं था। उसने उन दिनों की खानदानी रवायत के मुताबिक जो उसका छोटा भाई था महमूद, उसको अपना जानशीन घोषित किया था कि मेरे बाद गद्दी पर वो बैठेगा। लेकिन महमूद की पहले ही डेथ हो गई। उसका किस्मत में कश्मीर की गद्दी पर बैठना नहीं था, तो जैनुल आबदीन के रहते ही उसकी मौत हो गई। तो बादशाह ने यह घोषित किया कि मेरा जो बीच वाला बेटा है हाजी, वो गद्दी पर बैठेगा। दरअसल जैनुल आबदीन के 3 लड़के थे, आदम खान, हाजी खान और बहराम खान। और ये तीनों लड़के जो थे, इन तीनों लड़कों से बादशाह कोई बहुत खुश नहीं था। जो पहला लड़का था आदम, उसने तो एक बार डल झील के अंदर बादशाह को डुबोकर मारने की बात की थी, कोशिश की थी। साथ में वो गया था घूमने और वहां पर उसने उनको डुबोकर मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद माफ तो कर दिया था बादशाह ने। लेकिन फारसी में एक शेर कहा था जिसका मतलब यह होता है कि बाप की जिसने हत्या की है या बाप की जो हत्या करता है वो ताज का हकदार नहीं होता है। अगर उसको गद्दी मिल भी जाए तो 6 महीने से ज्यादा वो गद्दी पर बैठ नहीं सकता है। ये बात कही थी अपने ही बड़े बेटे के लिए जैनुल आबदीन ने। हाजी शाह को वो चाहता था कि वो गद्दी पर बैठे, लेकिन जो हरकतें हाजी शाह की थीं, बहराम की थीं, आदम शाह की थीं, वो सब देखने के बाद वो इतना चिढ़ गया कि उसने कहा कि मैं किसी को अपना जानशीन नहीं बनाऊंगा। ये जो गद्दी के लिए आपस में लड़ रहे हैं, ये जो लगातार मेरे खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे मरने के बाद खुद फैसला कर लें। जिसकी तलवार में ताकत होगी वो गद्दी पर बैठेगा, मैं किसी को अपना जानशीन नहीं बनाऊंगा। उसने अपने तीनों बेटों को कहा था कि पहला बेटा लालची है, दूसरा बेटा यानी कि हाजी जो है वो शराबी है, और तीसरा जो बेटा है बहराम वो लंपट है। तो औलादों के हाथ से अच्छे अच्छे हार जाते हैं। जैनुल आबदीन भी हार गया और जब जैनुल आबदीन की डेथ हुई 12 मई 1470, 12 ऑफ मई 1470 को, तो उस दिन उसका जो मझला बेटा था हाजी शाह, जिसको बहराम ने सलाह यह दी थी कि आदम को गद्दी से दूर रखने के लिए उसी रात अपनी आर्मी लेकर, जिस रात बादशाह की डेथ हो उसी रात अपनी सेना लेकर महल के ऊपर कब्जा कर ले, उस हाजी शाह ने चुपचाप पूरी रात, पूरा वक्त अपने बाप के पास बैठ के गुजारा। शायद उसके सीने में उस दिन अपने बाप का दर्द भरा हो कि ये बाप कितना महान था, कितनी उसकी इज्जत थी। शायद उसको पता चला हो श्रीवर जिन्होंने
कल्हड़ और जोनाराज के क्रम में तीसरी राजतरंगिणी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि उस दिन किसी के घर में नहीं पका भोजन, किसी भी घर से नहीं उठा धुआं, उस रात सब जड़ हो गए आंसुओं से, सबने कहा विलाप करते हुए, बड़ शाह था वो, महान शासक था वो। जनता जिसके राज में खुश होती है, उसके मरने पर दर्द से भर जाती है। अगर आप कभी जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद जो जुलूस निकला था उसको देखें तो आपको समझ में आएगा जनता का प्यार कैसा होता है। तो बादशाह ज़ैनुल आबदीन के समय शाह मीरी भी अपने उरूज पे पहुंची और कश्मीर में भी गोल्डन पीरियड था, लेकिन उसके बाद का दौर धीरे धीरे शाह मीरी के खत्म होते जाने का है। जो सत्ता संघर्ष हुआ उसमें हाजी शाह को गद्दी मिली, बड़े भाई आदम शाह को हराने में वो कामयाब रहा। उसने बहराम खान को नागम की जागीर दे दी और खुद गद्दी पर बैठा सुल्तान हैदर शाह के नाम से। गाजी खान वैसे कोई बुरा शासक नहीं था, लेकिन उसकी सारी समस्या शराब थी। शराब पीने की अपनी दिक्कतें होती हैं और जब सुल्तान शराबी होगा तो जाहिर सी बात है कि दरबार के अंदर जो बाकी लोग होंगे वो मनमर्जी करने लगेंगे, उनका जो मन करेगा वो करेंगे। और वहां पर अंदर जो बैठे हुए बिहाकी सैयद थे, उन सैयदों ने एक बार फिर से धार्मिक कट्टरपंथ की नीतियां लागू करनी शुरू कर दी। फिर से एक बार धर्म परिवर्तन का चक्र शुरू हुआ, फिर से एक बार मंदिरों को तोड़ने का दौर शुरू हुआ। इन सब के बीच में हसन खान इंपॉर्टेंट होके उभर रहा था। हसन खान जो था वो आदम खान यानी सुल्तान ज़ैनुल आबदीन के बड़े बेटे का बेटा था। आदम खान का बेटा था हसन खान। उसको कामराज का सूबेदार बनाया था हैदर शाह ने और यह भी कहा था कि मेरे बाद यही गद्दी पर बैठेगा, यानी यही मेरा जानशीन होगा। इधर आप देखते हैं कि 2 साल के अंदर अंदर सुल्तान हैदर शाह अपनी शराब नोशी की वजह से सीढ़ियों से गिरकर मर गया और उसके बाद शहजादा जिसको उसने घोषित किया था, जानशीन बनाया था, वो हसन शाह सुल्तान हसन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। कश्मीर में ज़ैनुल आबदीन के बाद 2 साल के अंदर ही तीसरी पीढ़ी आ गई और हसन शाह ने अपने दादा की तरह धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, हिंदू मुस्लिम एकता की नीति अपनाई और ये सारा जो कुछ था, जो चल रहा था हैदर शाह के समय तुरंत शुरू हुआ था, धर्म परिवर्तन, मंदिरों को तोड़ना वगैरह, जो ज्यादा नहीं हो पाया क्योंकि वो 2 साल सिर्फ सत्ता में रहा। हसन शाह ने इसको एक बार फिर से पलटा। जनता तो इससे बहुत खुश हुई, लेकिन दरबार के अंदर खास तौर पर जो बिहाकी सैयद थे वो नाराज हुए, कुछ और लोग नाराज हुए और जब नाराज हुए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बहराम खान, जिसको हसन शाह ने किनारे लगा दिया था, उसको न्योता भेजा और कहा कि तुम आओ और सत्ता पर कब्जा कर लो। बहराम खान इसके बाद लड़ाई लड़ने के लिए आता है हसन शाह से, बुरी तरह से हारता है। बहराम खान की आंखें निकालकर हसन शाह जो है वो उसको डाल देता है, अपने चाचा को जेल में डाल देता है और हसन शाह का शासन कुछ दिनों तक चलता है। उस समय एक बड़ी घटना ये हुई थी कि तातार खान लोदी का आक्रमण हुआ था। पहली बार ये लोदी डायनेस्टी का पहली बार वहां पर आक्रमण होता है और साउथ कश्मीर के कुछ इलाकों पर वो कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद सुल्तान ने क्या किया कि बिहाकी सैयद जो लगातार मुश्किलात पैदा कर रहे थे, उनको उसने अपने राज्य से, कश्मीर से ही निकाल दिया। जो कट्टरपंथ के समर्थक थे, जो हिंदुओं के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे थे, उनको पूरी तरह से बाहर निकाल दिया, उनको राज्य से ही बाहर कर दिया और राज्य के अंदर फिर से खेती, किसानी, लोगों की भलाई, जो बाकी सारी चीजें थी, अपने दादा की तरह ही ध्यान देना उसने शुरू किया। लेकिन दादा से एक फर्क था हसन शाह में। सुल्तान ज़ैनुल आबदीन को कोई ऐब नहीं था, वो शराब नहीं पीते थे, लेकिन हसन शाह अपने चाचा की तरह ही पक्का शराबी था। हालांकि उसका शासन बेहतर था, अपने चाचा की तरह नहीं था, वो ताकतवर भी था, मजबूत भी था, लेकिन शराब ने उसको बहुत सारी दिक्कतें पैदा की। इसके साथ ही आप देखते हैं कि हसन शाह के बाद तो धीरे 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 शाह मीरी का जो सूरज था वो डूबना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बीच में एक बड़ी घटना हुई। शमशुद्दीन इराकी जो है वो हसन शाह के शासन के जो आखिरी वक्त था, 1477 यानी 1477 में कश्मीर में आता है। उसका पूरा नाम था शेख शमसुद्दीन मोहम्मद अल इस्फहानी।
चूंकि वो इराक का रहने वाला था इसलिए उसको शमसुद्दीन इराकी कहते थे। वो वहां पर खुरासान के जो शासक थे सुल्तान हुसैन मिर्जा, उनके दूत के रूप में आता है और बेसिकली वो आया था कश्मीर के अंदर शिया धर्म का प्रचार करने के लिए। अभी तक कश्मीर में जो इस्लाम था वो सूफी इस्लाम था और बेसिकली सुन्नी इस्लाम था। शमसुद्दीन इराकी के आने के बाद वहां पर पहली बार शिया इस्लाम आता है और शुरुआत में तो कोई खास दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बाद में शिया इस्लाम और सुन्नी इस्लाम के बीच में जिस तरह से सारी दुनिया में जंग चली, यहां पर भी जंग चलती है। कुछ शासक ऐसे होते हैं जो शिया इस्लाम को बढ़ावा देते हैं, कुछ शासक ऐसे होते हैं जो उनका दमन करते हैं, मस्जिदें जलाई जाती हैं। ये सारी कहानियां मैं आगे के कस्म में आपको बताऊंगा कि कैसे कश्मीर के अंदर भी शिया सुन्नी विवाद शुरू हुआ, नंबर 1, और कैसे शाहमीरी खत्म हुई और उसके बाद वहां पर चक साम्राज्य की स्थापना होती है। चक साम्राज्य ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया और तुरंत बाद अकबर के टाइम में मुगल शासन कश्मीर में स्थापित होता है और इस तरह से कश्मीर सीधे सीधे मेनलैंड हिंदुस्तान से जुड़ जाता है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इन वीडियोस को और कोई भी सवाल आपके हों कमेंट में दर्ज कीजिए। मैं कोशिश करूंगा उन सवालात के जवाब देने के। अगर मेरे पास जवाब नहीं होंगे तो फिर ढूंढ के जवाब दूंगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस स्टोरी ऑफ कश्मीर।